Question number 16, Dr. Dinesh Sharma. Dr. Dinesh Sharma. Okay. Yes, sir. One second. Honorable member, Pramod Tiwari has a point of order. Please. No. Question hour has to start at noon. You are one of the very senior members of the House. Nothing will go on record. 238(3) सर, 238 238(3) संसद की सभाओं या किसी अन्य राज्य विधानमंडल दल के आचरण या कार्रवाई के विषय में क्षोभकारी पदावली का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ सर मेरी बात तो सुन I'll look into the entire record. You have raised a good point of order and you will get my ruling. ठीक है, I will look into it and give my ruling latest by tomorrow. Question number 16, Dr. Dinesh Sharma. जी, प्रश्न 216। Honorable Minister, supplementary number 1, Dr. Dinesh Sharma. माननीय क्या जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज लागू किया गया है और क्या उससे जम्मू कश्मीर के विकास में गति मिल पा रही है? अभी स्थिति क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानता हूँ। माननीय मंत्री जी महोदय, Saket, I will name you now. Don't disturb the House. It's going peacefully. 2015 I will request the floor leader to control the member. और इसके तहत भारत सरकार के 15 मंत्रालयों द्वारा 58,477 करोड़ का प्रावधान कर वहाँ के विकास को गति दिया जा रहा है और उसमें 53 परियोजनाओं को चालू किया गया। उसमें 35 परियोजनाएं पूरी हो गई है या पूरी होने की स्थिति में आ गई है। महोदय, इन 53 परियोजनाओं से जो वहाँ विकास को गति मिला है उसमें बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास आदि के क्षेत्र हैं। महोदय, विकास पैकेज न केवल तत्काल ज़रूरतों को ही पूरा कर रहा है बल्कि क्षेत्र में सतत विकास और स्थिरता का आधार भी बन रहा है। महोदय, वहाँ PMDP योजना के तहत एम्स, IIM जम्मू, IIT जम्मू, व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम झेलम, चेनानी नासरी खंड सुरंग परियोजना, काजी कुंड बनिहाल खंड सुरंग परियोजना आदि जैसी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इसके साथ ही POJK से विस्थापित और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भी इस पैकेज का लाभ मिल रहा है। Second supplementary, Dr. Dinesh Sharma, and you should be satisfied with the first. जी, मैं Second supplementary. बधाई देना चाहूँगा गृह मंत्री जी को कि उन्होंने शांति बहाली और बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया। मेरा दूसरा पूरक है 6,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी और आवास देने के संबंध में क्या प्रगति हुई है? माननीय मंत्री जी, इट्स अ पॉइंटेड क्वेश्चन। जी महोदय, यह दुर्भाग्य रहा है कि एक समय में वहाँ कश्मीर में हिंदुओं को प्रताड़ित इतना किया गया, इतनी आपराधिक घटनाएं हुई, हत्याएं भी बड़ी तादाद में हुई, आगजनी हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और एक साजिश के तहत जिनको वोट से मतलब था, जिन्होंने घिनौनी राजनीति को आधार बनाया, वैसे लोगों के कारण वहाँ के हिंदुओं का कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। और वैसे जो इनका क्वेश्चन है 6,000 ट्रांजिट आवास वहाँ महोदय बनाए गए हैं। कश्मीर में PM पैकेज के तहत लगे कश्मीरी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए भारत सरकार ने 2015 के दौरान कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में 6,000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को भी मंजूरी दी है। निर्माण की वर्तमान स्थिति है, निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या कुल 6,000 है
पूर्ण किए गए फ्लैटों की संख्या 2088 है। शेष फ्लैटों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। महोदय, जहाँ तक इन्होंने नौकरी की बात की है, तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास की सुविधा के लिए PMDP 2015 के तहत भारत सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के अतिरिक्त 3000 पदों को सृजित की थी। अब तक उस कुल 6000 पदों में से 5724 पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई है और शेष 276 पद पर पूरे किए जा रहे हैं। महोदय, तो इस प्रकार से वहाँ पूरा का पूरा वहाँ ख्याल रखा जा रहा है, उनका पुनर्वास हो, उनको नौकरी मिले, शांति बहाल है। वहाँ उस स्थिति में लोग वापस हो रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और आज हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी व्यक्ति विस्थापित हुए हैं, आने वाले भविष्य में उनको हम वहाँ पुनर्वास और नौकरी देने का काम करेंगे। Dr. Fozia Khan, please. Thank you. Honorable members, if you have carefully gone through the reply, I'm sure you will be happy to note. I don't want to reflect on details. Last year, we had 2 crore tourists, earlier 2 crore, and this time before June, as per the reply, we have crossed already halfway mark. Dr. Fozia Khan. Sir, before I ask my question, I would like to draw your attention to the digital dashboard here, sir, that we are not getting any replies to the questions here on the dashboard. So we should see the replies before we ask a supplementary. So regarding this question, the minister has said that the tourism sector has grown, but I would like to point out that it has remained unregulated. One second, honorable member. I myself check, and the replies are loaded. They are loaded, ma'am. You only have to operate it. All are loaded. Otherwise, how would I know? No, sir, it's not there on my dashboard. Doesn't matter. Just have a cup of coffee with me in my chamber. Things will be sorted out, and you're supplementary now. All right, sir. Thank you. Yes, Sir, Dr. Fozia Khan. Sir, my question is that tourism remains unregulated, and such unregulated tourism in an ecologically fragile ecosystem, sir, has resulted in increasing pollution in water bodies, generation of huge amounts of waste and greenhouse gases like carbon dioxide. What measures are being taken to ensure sustainable tourism development in the region? Is the government planning to develop a specific eco-tourism policy in the Union Territory based on sustainable models, sir? माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा 2023 में 2,11,00,000 पर्यटक गए हैं और सफाई की, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की जा रही है, शांति का माहौल है, तभी आज कई गुना पर्यटकों की संख्या वहाँ बढ़ी है और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे श्रीनगर में और आसपास के कई ज़िलों में गए थे, पूरी तरह से वहाँ पर्यटकों का ख्याल रखा जा रहा है। सर, वहाँ इसके माध्यम से स्वच्छता के माध्यम से जो कार्यक्रम वहाँ हमारे चल रहे हैं, वहाँ पूरा पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन लगी है और गृह मंत्रालय ने भी उसको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। लेकिन माननीय महोदया का जो क्वेश्चन है, उससे तो यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि शायद यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। क्या यह चाहती है कि वहाँ पर्यटक नहीं जाएं, इसलिए वहाँ कह रहे हैं महोदय वो तो और नहीं महोदय, जो उनका भाव है, जो नहीं मंत्री जी महोदय, वहाँ इस प्रकार से जो पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटन से संबंधित विकास योजनाओं
को मंजूरी देने से पहले गहन पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण किया जाता है महोदय। व्यापक नियामक ढांचे और विनियम पर्यटन विकास की दिशा तय करते हैं। अनुमेय भूमि उपयोग निर्माण दिशा निर्देश और पर्यावरणीय मानकों को भी देखा जाता है। स्थानीय समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे कि अपने उनके सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान अक्षुण्ण रहे। नियमित निगरानी और सख्त प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से पर्यावरण के नियमों और नैतिक पर्यटन परिपाटियों का भी अनुपालन वहाँ महोदय सुनिश्चित किया गया है। हितधारकों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पर्यटकों हेतु जागरूकता अभियान के साथ साथ परिपाटियों और पर्यावरण के सारे सिद्धांतों को वहाँ ख्याल रखा जाता है और इसके लिए जागृति भी पैदा की जाती है। Honorable members, no member of the House is against wholesome activities in Jammu and Kashmir. So your observations to that extent, I'll look into it. Honorable member has been contributing always constructively. Shri Pramod Tiwari, and sir, keep the tempo of decorum. सर बिल्कुल You are a जैसे आप senior man, चाहते हैं very वैसे। senior man. सर मैं माननीय And मंत्री pointed जी question. माननीय मंत्री जी से पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर उनके But पास point हो towards me. सर आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। अगर उनके पास जवाब हो तो ये बता दें पिछले 10 दिनों के अंदर कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं सीमा पर सर। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो Pramod ji, कोई बात you are a senior man. नहीं। सर इतना ही बता Pramod दें ji, क्या आतंकवादी I गतिविधियां don't expect this from you. One second. I don't expect this. One second. Sanjay ji, Pramod ji, only Mr. Tiwari will speak. Everyone takes it, only Mr. Tiwari ji, I appeal to मैं you. पूरा कर ले Please confine to the question. सर Confine to the question. सर मैं It पॉइंटेड is क्वेश्चन पूछ रहा हूं। tourism in Union Territory of Jammu and Kashmir. And if you have gone through the reply, you will find something enriching for us, soothing for us, wholesome for us. Please ask your supplementary. सर Honorable member. मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब कोई टूरिस्ट जाता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी सुरक्षा की चिंता होती है। मैं यही कह रहा हूं कि आप आज अपना प्रश्न पूछिए। एक सेकंड, प्रश्न। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं इनकी क्या This will not go to. No. प्रमोद जी, माननीय मंत्री जी, प्रमोद जी जानना चाहते हैं। मैं उनको बताना नहीं चाहता हूं महोदय। सुनिए, मैं कोई संकोच नहीं कर रहा हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी जानता हूं, इनके इतिहास को भी जानता हूं। अब वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को भी मैं जानता हूं। बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मंत्री जी बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड बैठिए। माननीय सदस्यगण, यदि अगर कोई प्रश्न एक विषय पर है तो ये मंत्री और सदस्य तय नहीं करेंगे कि क्या बोला जाएगा, उस विषय पर ही बोला जाएगा। ये वो विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, ये जानना चाहते हैं। पूरी इंतजाम की गई है सर वहाँ, लेकिन अगर वह जानना चाहते हैं, अगर सुनने का धैर्य है तो मैं बताना भी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा हम इतिहास में भी जाने की कोशिश जरूर करूंगा महोदय। हाँ, बढ़ा है और मैं कह रहा हूं, और 2,11,00,000 2023 में गए हैं और वह क्रमबद्ध बढ़ रहा है। कोविड के कालखंड में पूरे कुछ घटे थे, लेकिन 2014 से लेकर 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था, उनको भी याद करें, पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल चाहते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं।
28 मर गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है, और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है, और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है। महोदय जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217, और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है, लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे, या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। महोदय जरा देख ले, उस समय कुल मृत्यु जो नागरिकों की हुई थी और सिक्योरिटी की, दोनों मिलाकर इनके जमाने में 2014 से 2004 से 14 तक 2829 हुए थे, और इन 10 वर्षों में 14 से 21 तक 941 हुए, जिसमें 67% की कमी आई है। और आपराधिक घटनाओं में जो इनका 10 वर्ष था और यह मोदी सरकार का 10 वर्ष है, उनमें उसमें 69% की कमी आई थी। Thank you. नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और 370 हटने के बाद लगभग 900 आतंकवादी को अपनी सेना ने जम्मू कश्मीर, पुरी और पैरामिलिट्री फोर्स ने मारा है। और जब यह उसकी बात करते हैं सुरक्षा की, तो आतंकवाद की नींव तो 1977 के 45 अगस्त को भी देश के बंटवारे के साथ दिया गया था। 370 धारा जिस समय लोगों ने लागू किया था, आतंकवाद की बुनियाद। Okay. You have made your point. आज वहाँ व्यवस्था है, आज वहाँ उद्योग लग रहे हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या है, बागवानी अच्छे से हो रही है, सड़कें बनाई जा रही है, और लोग वहाँ चैन के वातावरण में जिंदगी जी रहे हैं, शांति है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। आज आतंकवादी जो भी पहल शुरू किया है वह जल्द समाप्त हो जाएगा। बूझते हुए दीपक के समय जैसे बूझा दीपक बूझता है, वैसे बूझने के समय आतंकवादी आज अपनी गतिविधियों को जारी करके देखना चाहते हैं। आज वह बताना चाहते हैं उसकी मंसूबा पूरी नहीं होगी, लेकिन इनसे आग्रह जरूर है कि देश की सुरक्षा के संबंध में, सीमा की सुरक्षा के संबंध में और आतंकवाद को समाप्त करने के संबंध में यह राजनीति नहीं करे, वोट की लालच न करे। श्री प्रफुल्ल पटेल, one second. Shri Praful Patel, one second. Shri Praful, one second. No. Take your seat. I have to act as per rules. Please take your seat. Shri Praful Patel. Sir, I have no doubt. One second. I have no doubt every member of this house and the entire country is with our armed forces. We are in one voice with them. Mr. Praful Patel. One second. Praful Patel. Sir, the question is related to tourism. So yes, let us lower the temperature of the house like the beautiful weather of Kashmir. I have already asked the air conditioning to little go lower so that we are cooler. Yes. Your suggestion should have come early in the morning. It is slightly late. Sir, but don't generate more heat now. Sir, the question, am I right, sir? Question is related to tourism, and therefore I will restrict myself to tourism. I'm so happy. So I will not increase the temperature of the house by asking anything else. Okay. Sir, my only, question and some suggestions. Question is,
that after Suggestions will come during budget speech. After the and reply- question will come now. After the 2 crore tourist numbers of last year, which is a very satisfying and a good number, we should all be very happy and proud that Kashmir is receiving more than 2 crore tourists in a year, which helps the economy of Kashmir, Jammu and Kashmir, and it is good for the people of Kashmir. After all, they are our citizens, they are patriotic as much as any other Indian. And your supplementary- therefore, it is our duty and the government of India's duty to see that tourism increases in Kashmir and Jammu and Kashmir. मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद हमारे वहाँ पर ज़मीन खरीदना या और लोगों को वहाँ पर बसना ये अब संभव हो चुका है। फिर भी आज जब हम वहाँ कश्मीर में 2 करोड़ से 4 करोड़ या कितनी भी मात्रा में टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको वहाँ पर हर श्रेणी के होटलों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और दूसरी ओर हमको वहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर जो नैसर्गिक जगहें हैं, वहाँ जाने के लिए गडकरी जी के माध्यम से और अच्छे सड़कों की ज़रूरत है। अब ये दोनों जो ज़रूरत है, इसके मामले में भारत सरकार निश्चित बहुत कदम उठा रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन हमको होटल वहाँ ज़्यादा बने, हर श्रेणी के होटल बने और सहजता से बने और अच्छी सड़कें बने, इसके लिए सरकार की ओर से क्या उनके कदम उठाए जा रहे हैं, क्या राय है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेकों कदम उठाई है। जैसे एक तो नीतिगत पहल की है, होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस भी का प्रावधान किया गया है, हाउस बोट को भी किया गया है। सीमावर्ती, जैसा कहना है इनका, सीमावर्ती गांव में भी पर्यटन की सुविधा वहां उपलब्ध कराई गई है। वहां गुलमार्ग डंडोला, जैसे कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख जो चिन्हित क्षेत्र है, गुलमार्ग डंडोला में वहां 8,54,496 पर्यटक पहुंचे हैं। और आमदनी की भी बात कर रहे थे, वहां 91 करोड़ 2023 में, और अब वहाँ 10,13,458 पर्यटकों द्वारा 108 करोड़ राजस्व की प्राप्ति वहाँ की गई है। सर, ढांचागत वहाँ विकास किए गए हैं, पत्नी टॉप में किए गए हैं, जम्मू में रोडवे बनाया गया है, जम्मू और श्रीनगर में युवक और युवतियों के 2 गल्फ एवं जम्मू तवी गल्फ कोर्स किया गया है, ताकि जो पर्यटक वहाँ जाते हो, जो खिलाड़ी हों, तो उनको भी वह आकर्षित कर सके। प्रधानमंत्री पैकेज योजना के तहत वहाँ स्वदेश रिप्लाइंग करेक्टली सर, डॉक्टर जॉन उन्होंने कहा कि बढ़ावा के लिए ऐसा कर रहे हैं। पॉइंटेडली लिसन टू हिम, यूज इट। आखिर सब इन्हीं सब, और वहाँ कई राजमार्ग बन रहे हैं, टनल लगभग कंप्लीट है, जिससे कि काफ़ी दूरी वहाँ कम होगी। वहाँ जम्मू और कश्मीर में वहाँ पर्यटन के लिए अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं। गुलमर्ग बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड, बेस्ट ऑफ द बीट गुरेज राष्ट्रीय पुरस्कार, डल झील के लाइट एंड साउंड शो को भी वहाँ पुरस्कार मिला है। इससे विश्वास वहाँ बढ़ा है। और वहाँ G20 का भी वहाँ कार्यक्रम हुआ है वहाँ महोदय, और उसकी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया है पर्यटक, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अब तक लगभग 5 लाख लोगों को इस पर्यटन के माध्यम से, पर्यटकों के माध्यम से वहाँ सुविधा हुई है। और पर्यटन का योगदान जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में है, वहाँ 2022 से 23 में 17,522 करोड़ का, और पिछले 3 वर्षों के दौरान यह 15.13% के वार्षिक औसत वृद्धि दर से की जा रही है। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। I think you are satisfied. Yes, and I think we can congratulate the minister for being so thorough with reply.
Question number 17, Sri Bida Mastan Rao Yadav. Sri, I don't appreciate this. I don't appreciate this. Nothing will go on record. Honorable member, don't force me. Don't force me. Please don't force me. This is not the way. You are in you are in upper house. Always remember this. The world is looking at us. Shri Bida Mastan Rao Yadav. Question number 17. Honorable Minister. First supplementary, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Yes, sir. Thank you for giving me opportunity, sir. The Central Water Commission recommended opening up the sea mouth near Raiduru village of Andhra Pradesh. Can the minister elaborate on whether these recommendations have been implemented, and if so, what are the details? Are there specific legal or policy frameworks in place to address interstate fishery disputes? If so, have these mechanisms been utilized in the case of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and what have been the outcomes? Despite an easy solution of bridging the side of Pulicat Lake of Andhra Pradesh that falls, why has the government not worked on the solution? Does the Honorable Minister have a timeline for the completion of the dredging works? Sir, for your kind information, I accompanied former Honorable Fisheries Minister Sri Purushottam Rupalaji along with our Honorable Joint Secretary Madam also 3 months back, just before the election. He personally spoke to fishermen of both the states, and he promised them that immediately this dispute will be resolved and justice will be done. Only the problem is this the necessary funding to dredging the Pulicat Lake. It is the government of India recommended for 50-50 sharing of the funds. But since it is an interstate project, let government of India take up the project fully and do the justice to the fishermen of both the states. Thank you, sir. Second supplementary, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Jairam, I will plead with you. Listen to the answer. No, let me judge it. I am here to judge it. If there will be no answer, you have a mechanism. Avail it. Every time, don't intervene. Not good habit. Not good habit. Please. If you have a right, go according to the rules. You have no right the way you are doing. Sitting in your chair, intervening every time is inappropriate. No, I don't give it. Nothing will go on record. Nothing. Second supplementary. Nothing will go on record. Soul search. Sir, Honorable Sir. Only then you will try to understand what I am saying. Honorable Sir. Yes, Honorable. Second supplementary. During former Minister Sri Purushottam ji visit to these two states, he promised that he will talk to both the chief ministers of the respective states and find solution. But so far nothing happened, sir. Please let the minister explain on this, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा का विवाद है और आंध्र प्रदेश के मछुआरे कभी तमिलनाडु चले जाते हैं, कभी तमिलनाडु के मछुआरे आंध्र प्रदेश के बाउंड्री में आ जाते हैं, ये विवाद बहुत पहले से चल रहा है, 2019 से चल रहा है। पहले जोनल लेवल पर एक कमेटी थी, साउदर्न जोनल कमेटी। उस कमेटी के अंदर इन विवादों पर चर्चा होती थी और उसका निराकरण होता था, जिसमें सभी राज्य उसमें शामिल रहते थे। इसकी कई बैठकें हुई, 27 सितंबर 2019 को हुई, फिर 28 मई 2022 को हुई, फिर 3 सितंबर 2022 को हुई, और उसके बाद गृह मंत्रालय के परामर्श पर एक रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण हुआ। और यह निर्माण होने के बाद 29 मार्च 2023 को इसका निर्माण हुआ और उसके बाद रीजनल फिशरीज कमेटी
मैनेजमेंट कमेटी के 3 जोन में बांटे गए और उस तीनों जोन के लिए वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न 3 RFMC कमेटियां बनाई गई। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, कि राज्य के स्तर पर भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच भी इस विषय पर चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को लिखा और तमिलनाडु की सरकार के निर्देश और उन दोनों की सहमति से कई जिलों में कलेक्टर्स की अध्यक्षता में दोनों राज्य के अधिकारियों की समिति बनी और उस समिति में इन सारे विवादों पर चर्चा हो रही है। ये सत्य है। और उसके अलावा मंत्रालय की तरफ से लगभग 1 लाख फिशिंग वेसल्स हैं, जिसमें अब ट्रांसपॉन्डर में जियो फिशिंग की भी सुविधा है। जैसे ही कोई मछुआरा अपने राज्य की बाउंड्री को क्रॉस करता है, वो सिग्नल देता है और उसको, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद है और उस विवाद का निराकरण रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट कमेटी के स्तर पर किया जा रहा है। श्री P. Wilson, third supplementary. Sir, you would have seen that there is a periodical firing and securing the Tamil fishermen, even when they undertake fishing within the territorial waters of India. In fact, on July 11th, about 22 Tamil fishermen were arrested, and 19th June, 4 Tamil fishermen were arrested. And in fact, the Sri Lankan Navy claims that 200 Indian fishermen were arrested and imprisoned, and about 27 trawlers seized. In fact, one report says 15 Tamil fishermen are still languishing in the jails, and 162 fishing boats are still under the control of Sri Lankan Navy. Sir, my question is, sir, what steps are you taking, sir, in Sri Lanka, whether you are taking any steps to release them immediately or taking any steps to negotiate and give a legal advice? And in fact, some 3 fishermen were even sentenced to jail. They have to undergo jail, are still languishing in the jail, sir. Please explain to this House, sir. In fact, our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has written several letters, sir, bringing to your notice every now and then about this periodical firing as well as securing of the Indian Tamil fishermen and keeping in the jail for longer period. Thank you, Chairman, sir. Honorable member, the question relates to compensation to fishermen, but the Honorable Minister may address this issue if he likes. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, ये कई बार होता है। हमारे मछुआरे श्रीलंका के सीमा में चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे हमारी सीमा में चले आते हैं, लेकिन इन विवादों पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है जो श्रीलंका के साथ बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान समय समय पर होता रहता है। वर्तमान मामले पर भी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी इस पर विचार करेगी। वो विदेश मंत्रालय के अधीन ये सारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, ग्रुप है, जो बनके इस पर चर्चा करती रहती है और जो माननीय सदस्य सवाल उठा रहे हैं उसको जरूर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी जो है वह भी इसका नोटिस लेगी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलता देव। थैंक यू सो मच सर। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। 430 किलोमीटर हमारी उड़ीसा की कोस्ट लाइन है। जो मछुआरों के बारे में बात की जा रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ट्रांसपोंडर लगाने के लिए 1 लाख ट्रांसपोंडर का व्यवस्था है, उसमें से कितने उड़ीसा में जो कोस्टल लाइन में कितने मछुआरों को वेसल्स में वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए मिला है और कितने जो ऐसे मछुआरों की जो ट्रेडिशनल वेसल्स है उसको अपग्रेडेशन के लिए कितना पैसा मिला है। मैं टू द पॉइंट आंसर सर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धता हासिल की है
और जिस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात वो कह रही हैं माननीय सदस्य, उसने उस उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। महोदय, मैं अगर आपको बताऊं कि 1950 से लेके 1951 से लेके 2013 के अंत तक जो इस देश का मत्स्य उत्पादन था वो लगभग 61.36 लाख टन था, और 14 से लेके 23 तक हमारा मत्स्य उत्पादन 121.12 लाख टन हो गया है, जो दोगुना के बराबर है। और यह क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वाली सरकार ने जो मत्स्य के उत्पादन को कृषि के साथ जोड़ा, उसका परिणाम है कि आज इतने बड़े पैमाने पर हम आज सभापति महोदय हम 63,000 करोड़ रुपए का सालाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं मछली का पूरे विदेशों में। विश्व में आज हमारा दूसरा स्थान है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। और जो 1 लाख वेसल्स पर जो ट्रांसपॉन्डर के पर जो सिग्नलिंग सिस्टम की बात उन्होंने की है, उड़ीसा के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा कि उड़ीसा में इसने कितने हैं ट्रांसपॉन्डर। श्री साकेत गोखले, 5th supplementary. Thank you, sir. This question pertains very specifically to the subject of compensation for traditional farmers. Right. उन्होंने कश्मीरी पंडित बोला टूरिज्म पे, लेकिन आप मुझे रोकते हैं हमेशा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। Please confine to your supplementary, you will get a good answer. You don't even let me finish, sir. आप बिना टॉपिक बोल देते हैं मुझे। You talked of Kashmiri Pandit, please. हाँ, please. Anyway, my question. In 2019, I'll introduce in 2 sentences. The United States banned imports of wild-caught shrimp from India. This ban has been in place for the last 5 years now. Due to this, fishermen across the coastal areas, especially of southern and eastern India, they are forced to sell their shrimp, wild-caught shrimp, to other countries at much lower prices. So my question is, what steps is the ministry taking to compensate fishermen who have been affected by the 5-year-long shrimp ban that has been imposed by the United States? Thank you, sir. It's a very unique concept of compensation. Honorable Minister may respond. सर, ये जानना चाहे हमारा जो श्रिम्प है, आज जो हम फीस का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम हिस्सेदारी श्रिम्प का है, और श्रिम्प की हिस्सेदारी ही हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। लेकिन वैल्यू एडिशन श्रिम्प को हम विदेशों में एक्सपोर्ट करें, इसके लिए भी कार्रवाई हो रही है, और उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन होने के बाद उस पर आगे फिशर्समैन के और फिशर्समैन के वेलफेयर की जो बात उन्होंने कही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आज जो फिशरमैन है या फिश फार्मर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उन फिशर्समैन और फिश फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है, और किसान क्रेडिट कार्ड में लगभग 4,26,134 एप्लीकेशंस किसानों के स्वीकृत हुए हैं केसीसी के लिए। 2477.95 करोड़ रुपया रिलीज किया जा चुका है किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों के फिशर्समैन के लिए। उनके लिए जो आकस्मिक परिस्थिति में उन दुर्घटनाएं होती थी, उसको बीमा कवर से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जोड़ने का काम किया है फिशर्समैन को। ये बहुत बड़ा फिशर, और ये सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया है उसका परिणाम है, उसी का परिणाम है कि हमारा मछली उत्पादन बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर सिकंदर कुमार। डॉक्टर सिकंदर कुमार। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री नंबर 1, डॉक्टर सिकंदर कुमार। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सहकारी संस्थाओं और समितियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं। दूसरा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी
हिमाचल प्रदेश की और देश की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के उत्थान के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के सहकारी संस्थाओं और समितियों के लिए उनका उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सहकारी समितियों के विकास के लिए मार्केटिंग और इनपुट्स के लिए 218 करोड़ 46 लाख रुपए, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस कोऑपरेटिव को 300 करोड़ 38 लाख रुपए, आईसीडीपी के तहत 308 करोड़ 32 लाख रुपए सहित आज तक कुल लगभग 973 करोड़ 50 लाख रुपए से भी अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सहकारिता मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत हिमाचल प्रदेश से 870 पैक्स के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। हार्डवेयर की खरीद और डेटा का डिजिटलाइजेशन और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए भारत सरकार के हिस्से के 16 करोड़ 88 लाख रुपए भी अभी तक हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की ऑपरेशंस में सुधार लाने के हेतु से एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन की परियोजना के लिए भी आर्थिक मदद अभी की है। माननीय सांसद सदस्य का दूसरा उनका सवाल था कि पैक्स के लिए सहकारिता मंत्रालय ने क्या क्या कदम उठाए। मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए 54 नए इनिशिएटिव लिए हैं। इनमें पैक्स को सशक्त करने के लिए जो काम करना चाहिए उस पर जोर दिया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जिससे सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी आधारित सीएनएस पर लाकर राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंक के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शुरू किया है। पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज तैयार किए गए हैं, जिसे वे 25 से भी अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी कर सकते हैं और अपने व्यवसाय में विविधता लाकर आर्थिक प्रगति कर पाएंगे। पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम किया गया, जिससे वे ग्रामीण जनता बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि 300 से भी अधिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। पैक्स अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा फर्टिलाइजर और कीटनाशक वितरित कर सकेंगे और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में जेनेरिक औषधि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। पैक्स ग्रामीण नल जलपूर्ति योजना के तहत पानी समिति के रूप में भी कार्य कर सकता है। ऐसे अनेक कार्य सहकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के हेतु से किए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर सिकंदर कुमार। सेकंड। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। सर पहले था सेब का मार्केट है और मंत्री जी जो कि हमारे स्टेट से आते हैं महाराष्ट्र के, मैं आपके द्वारा उनको पूछना चाहती हूँ कि ये सेब का मार्केट एक ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है, अदानी, तो वो मार्केट सहकारिता के क्षेत्र में लाने के लिए मंत्री जी कुछ प्रयास करेंगे? माननीय मंत्री जी रोचक प्रश्न है। मैं रजनीताई से नहीं आपकी नहीं आई एम ऑन द मर्मर। माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे बाद में बात करके सविस्तर डिटेल्स उनको दे दूंगा। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री वी शिवदासन। Respected Chair, in our nation, cooperative sector has given great contribution to the development of rural and urban areas. In the Yuva Sahar scheme, NCDC has sanctioned only 45 crore across the country. They told us in the scheme, 14,000 beneficiaries, members and released only 2 crore and 48 lakhs. This is very pathetic situation. So my question,
do you have any plan to give financial assistance to the state government to supporting the cooperative sector in our nation? Honorable Minister. सहकारिता मंत्रालय द्वारा 54 नई पहले जिस पे हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस हेतु से सहकारिता के माध्यम से हर एक क्षेत्र जो है उसमें अलग अलग 54 पहले जो है उससे बैंक हो, उससे पैक्स हो, डेयरी हो, फिशरीज हो आदि सभी क्षेत्रों को सक्षम करने के लिए एक योजना बनाई गई है। उसमें बहुत सारे कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विस्तृत उस पर बात करनी पड़ेगी, तो मैं ये मेरे पास अभी है, मैं पटल पे भी रखता हूँ और आपको भी सॉरी Sir. Okay, 1 minute. Honorable member. 1 minute. Honorable Minister is responding. युवा सहकार योजना के बारे में आपने यहाँ पे जानकारी मांगी है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी सहकारी समिति जो नवी इनोवेटिव और मूल्य श्रृंखला बढ़ाने वाली परियोजना में कार्यरत है वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। युवा सहकार योजना के तहत शहरी आवास को छोड़कर एनसीडीसी को दी गई किसी भी व्यवसाय योजना आधारित गतिविधि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण स्वरूप कृषि प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला, मूल्यवर्धन, लॉजिस्टिक, कृषि यंत्रीकरण, खुदरा, खाद्यान्न के विपणन, निवेश आपूर्ति, वृक्षारोपण, बागवानी, ग्रामीण आवासीकरण, कमजोर वर्ग के लिए कार्यक्रम, आदिवासी सहकारी समितियां, डेयरी, कुक्कुट पालन, पशुधन, मत्स्य, हथरगा, क्वायर, जूट, कोषकीट पालन, कंप्यूटरीकरण, वस्त्र, पैक्स के बुनियादी ढांचे, विपणन सहकारिता की अवसंरचना, कृषि बीमा, जल संरक्षण कार्य सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, अस्पताल, योग वेलनेस सुविधा, शिक्षा, बिजली उत्पादन तथा वितरण, ऊर्जा के गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत का उत्पादन तथा वितरण आदि के लिए सहायता प्रदान करता है। सुश्री डोला सेन, 5th supplementary. Thank you, sir. I want to know from the Honorable Minister that whether there is any statistics or data of the Union Government that through the Cooperation Ministry and NCDC too, how many has become independent to run the show in the last 5 years? Honorable member, the question is Yuva Sehkar scheme in Himachal Pradesh. So you have to confine to that. ठीक है, हिमाचल प्रदेश का डाटा ही दे दीजिए ना, कोई बात नहीं। Quick response. Honorable Minister. माननीय सदस्य को मैं यहाँ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की व्यापकता और पहुंच का बड़ा ही यहाँ पे मैं विस्तारण जो है आपके सामने रखूँगा। एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजना शुरू की है जिससे स्वयं सहायता समूह के लिए स्वयं शक्ति सहकार, दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए दीर्घावधि कृषक सहकार और डेयरी के लिए डेयरी सहकार वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एनसीडीसी द्वारा 60 करोड़ के ऊपर 60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया अब तक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी ने 19,287 करोड़ रुपए का संवितरण किया है। भारत सरकार ने एनसीडीसी को विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर सरकारी गारंटी के साथ 2,000 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा एनसीडीसी द्वारा पूर्वोत्तर के 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उप कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को उनकी सहकारी समितियों को डोर स्टेप पर ले जाने के हैं। जी
दिया ना, सब आया ना उसमें, कुल दे दिया, कुल दे दिया उनको, उनकी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमती महुआ माझी। Thank you, Honorable Chairman, sir. Question number 19. Honorable Minister. Supplementary number 1, श्रीमती महुआ माझी। माननीय सभापति महोदय, देश में बढ़ती अगलगी की घटनाओं से लगातार निर्दोष लोगों के जान माल की क्षति होती जा रही है। गुजरात के राजकोट के गेम जोन में लगी आग से 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई। दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो नवभारत टाइम्स के, यस सर, हाँ, गर्मियों में इस बार 50 दिनों में 4,000 सप्लीमेंट्री। यस सर, यू आर गिविंग फैक्ट्स, आस्क फॉर महोदय, सप्लीमेंट्री। हमारे देश के छोटे बड़े अगड़े पिछड़े तमाम राज्य के शहरों में बहुत तेजी से बहुमंजिली भवनों का निर्माण हो रहा है। दिस इज माय क्वेश्चन सर। यू आर रीडिंग, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। चूंकि अग्निशमन विभाग डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, तो आप यह कहकर कि यह स्टेट का अफेयर, अपनी जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट पर ही नहीं डाल सकते। मेरा सवाल यह है कि व्हाट इज योर सप्लीमेंट्री मैम? यस सर, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेट अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कितने स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था केंद्र की पहल पर पिछले 2 वर्षों में की गई है? डोंट फोर्स मी, you have to ask what is your supplementary, please rise and ask supplementary। सर यही सवाल है सर। अरे एक पूछिए मैडम, पहले एक पूछ लीजिए फिर दूसरा भी आएगा। ओके सर, यही पहला सवाल है कि अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेट अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कितने स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था केंद्र की पहल पर पिछले 2 वर्षों में की गई है? मैडम, आई एक्सपेक्ट अ बेटर सप्लीमेंट्री, प्लीज गो अहेड ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, एक तो आपदा प्रबंधन राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेवारियों से भागती नहीं है। जो भी नुकसान होता है इसी भारत देश के लोगों का होता है, और हम सब मिलकर वो आपदा के प्रबंधन में एक साथ काम करें, इस नीति से काम हम सब करते हैं, और राज्यों के साथ हम बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेशन करते हैं। महोदय, यहाँ जहाँ तक अग्नि शमन का विषय है, तो राज्यों से अनुरोध पहले भी किया जा गया है, और एक मॉडल अग्निशमन बिल लाया गया है महोदय, जिसके तहत अग्निशमन सेवाओं की बदहाली और बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र तथा राज्यों के मार्गदर्शन के लिए एक संशोधित मॉडल अग्नि बिल 2019 में लाया गया था। महोदय, इस बिल के तहत हम इसलिए कहना चाहें कि मंजिला बिल्डिंग के विषय में कहा है, मैं इनको बताऊंगा कि कितनी ट्रेनिंग और किस प्रकार से हम उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम मॉडल बिल के संबंध में यहाँ जानकारी दे देना मुनासिब समझते हैं, ताकि उससे जुड़ा हुआ विषय है। इस बिल में भवनों संरचनाओं के लिए निवारक उपाय, अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रवर्तन जैसी बहुमंजिला इमारतें जो 15 मीटर की ऊंचाई के लिए अनिवार्य हो, प्रावधान आग बुझाने के लिए स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म और अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था का प्रावधान का आग्रह किया गया है। इसमें आग से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला और विशेष भवनों के विशेष प्रबंध किए गए हैं। महोदय, इसमें नागपुर में भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक NFSC ट्रेनिंग सेंटर है हमारा यहाँ, जो पिछले 5 वर्षों में 2274 अग्निशमन सेवाओं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है और 1372 बीटेक इंजीनियर तैयार किए हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों में भागीदारी भी बढ़ाई है। विवरण सर अलग अलग है, बीटेक का, डिविजनल अधिकारी का, स्टेशन अधिकारी का और बाह्य एसओ एवं उप अधिकारियों का जो टेबल है, हम टेबल आपको हम सब महोदय प्रस्तुत कर देंगे। और इसमें लेकिन महोदय जो अग्निशमन के मॉडल बिल हैं उसमें अभी तक 10 राज्यों ने अपनाया है और इसमें 17 राज्य इस प्रक्रिया में आ गए हैं। लेकिन जहाँ से माननीय महोदया हैं
वह झारखंड राज्य अभी तक तो इस पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। तो इनसे आग्रह है कि अपनी राज्य सरकार से एक बार इस अग्निशमन मॉडल बिल को ध्यान में रखते हुए वहाँ अग्निकांड से कोई नुकसान न हो, इसलिए वहाँ मॉडल बिल को वह अपनाए, ये आग्रह है। और माननीय गृह मंत्री जी भी खुद इसके लिए कई बार आग्रह कर चुके हैं। 2023 में जो बैठकें हुई थी इसमें भी उन्होंने आग्रह किया था, और 2023 के वह 6 में बैठक हुई थी, 6वें माह में, 7वें माह में 2023 में फिर बैठक हुई, इसमें सभी मुख्यमंत्री वहाँ इससे जुड़े थे। तो महोदया से निवेदन है कि एक बार अपने प्रांत को मॉडल अग्निशमन बिल को अपनाने का, उसके प्रावधानों में आने की कृपा करें। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती महबूबा माजी। सर, सवाल यही था कि दुर्घटना कम करने हेतु उच्च स्तरीय बैठकें कब कब हुई हैं, इसका डिटेल दिया जाए। थैंक यू। पूछ रही हैं तो बहुतों बार बैठकें हुई हैं, और इसके लिए एक बार घटनाओं में कमी आए, आपदा प्रबंधन ठीक से हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्री एजेंडा 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने जो एजेंडा दिया था, उस पर साल में हम कई बार बैठते हैं, कई स्तरीय बैठते हैं, हम मंत्री स्तर पर भी बैठते हैं वहाँ, और हमारे सचिव भी बैठते हैं। और जो घटना कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सूत्र दिए थे वह सर्वसमावेशी एजेंडा है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता, उसके बाद जो लोकल अपने पास संसाधन है उसका डेटा, समय पर उस डेटा का उपयोग, आपदा मित्र 1 लाख को ट्रेनिंग के लिए लिया गया था, जिसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई है। और हम यहाँ अलर्ट सिस्टम रखे हैं, जो कॉमन अलर्ट सिस्टम है, जो निश्चित रूप से आपदाओं को पहले अलार्म करता है, और उस पर हम काम करते हैं। सर, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु, चूँकि पूरी आपदा पर पूछी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अग्निशमन पर उन्होंने नहीं पूछा है। जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी द्वारा आपदा प्रतिरोधी संरचना संगठन CDRI का शुभारंभ भी किया गया। अब तक 39 देश और 7 अन्य संगठन इसके सदस्य बने हैं, जो भारत की आपदा प्रबंधन और दृष्टिकोण के संबंध में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ महोदय, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा अधिक और कम बाढ़ वाले क्षेत्र का एटलस जारी किया गया है। चक्रपात जोखिम समन और मोचन के लिए एक वेबसाइट आधारित डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत स्टैंडिंग फायर काउंसिल की बैठक हर साल की जाती है, जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्ष भाग लेते हैं। जो फाइटर के अध्यक्ष, फायर से संबंधित संस्थाएं हैं, वो सब इसमें भाग लेते हैं। महोदय, मैं इनको जरूर कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम यहाँ अपनाया गया है उसमें जो बहुत सारे उपलब्धियां हम लोगों को प्राप्त हुई है, और सरकार ने इसके लिए आपदा प्रबंधन कम हो इसलिए उसके प्रबंधन में राशि को भी, वित्त को भी महत्व दिया है। थैंक यू। एक श्री संजय सिंह महोदय, लास्ट यू हैव गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। सर, आपने अलाउ कर दिया सर। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अब संजय सिंह जी को। सर, ठीक, अब संजय सर, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन राज्यों का विषय है। 28 राज्यों का ब्यौरा माननीय मंत्री जी ने दिया है। क्या देश की राजधानी दिल्ली में नागरिक नहीं रहते? क्या देश की राजधानी दिल्ली में अग्निशमन सेवा के लिए आपकी ओर से कोई सहयोग की जरूरत नहीं है? माननीय मंत्री, क्या आप दिल्ली के नागरिकों को नागरिक नहीं समझते? पहले ही कहा हूं कि अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं हैं, लेकिन यह राज्य का विषय है और उसको हम सहयोग करते हैं।
अभी 5,000 सर सहयोग कैसे करते हैं राज्यों को मैं बताना चाहता हूं। अभी वही मैं बता रहा था कि किस प्रकार से 33,581 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को बढ़ाकर 109 गुना किया गया महोदय।